अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान की आमद है और आपको याद होगा एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और इंतज़ियास्टिक हैं, डॉक्टर साहिल फुलारा, जिनका एक सेशन हमने वादी नूर आज़ाद मैदान में भी किया था सेहत के ताल्लुक से, हेल्थ के ताल्लुक से। और उसके बाद से हेल्थ अवेयरनेस के ताल्लुक से हमारे ऑडियंस, हमारे सामईन, हमारे नाजरीन बहुत मुश्ताक हो गए हैं। उसके बाद हमने कुछ सीरीज़ की थी हाउ टू मैनेज डायबिटीज़ इन द मंथ ऑफ रमज़ान। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हम रोज़ा रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी बेहतरीन रहनुमाई की थी। इस वक्त मैं उनके क्लिनिक में हूँ, डॉक्टर हाउस में, जो पेडर रोड पर है, जसलोब हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर वो पेशेंट्स को देखते हैं। इसके साथ साथ वो दूसरे शहरों में जैसे पुणे, गोवा, वापी, यहाँ पर भी जाते हैं कंसल्टेंट की हैसियत से और बहुत बेहतरीन अंदाज में पेशेंट्स को समझाते भी हैं। और अभी भी हम उनसे समझेंगे इंशाअल्लाह ताला कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ख़ास तौर से माह रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए और नए नए जो इन्वेंशंस होते हैं मेडिकल की फील्ड में, जिसकी वजह से मेडिकल मैनेजमेंट में, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में और उसको कंट्रोल करने में जो नई नई इजादात होती है जिससे फ़ायदे होते हैं, उसके ताल्लुक से भी हम उनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से और एसडीआई चैनल की तरफ से आपका इस शॉर्ट प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह कारी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं एसडीआई, मौलाना शाकिर साहब, कारी साहब और जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा आपने कहा ना कारी साहब, ये प्रोग्राम माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ था और लोगों के मैसेजेस आते थे कि आपके चैनल और आपके ये प्रोग्राम के माध्यम से माशाल्लाह हम लोग इतने शुक्रगुजार है। और मैं अपने आप को इतना लकी कंसिडर करता हूँ क्योंकि कितने पेशेंट ने मुझे आके बोला कि वो प्रोग्राम देखने के बाद हमको एक बोलते हैं ना हौसला अफजाई हुई, हमको एक कॉन्फिडेंस आया जी कि जो हम पहले रोज़ा नहीं रखते थे अभी हम रोज़ा रख पाते। और हमको जो पहले डर था कि कमज़ोरी लगेगी, पर अभी हम उतना ही अपने आप को स्ट्रेंथ, हम अपने अंदर ताकत, कुव्वत महसूस करते। तो मुझे लगता है अगर ये प्रोग्राम से हमारा मकसद तो वही है कि लोगों तक ये प्रोग्राम जाए, उसका लोग बेनिफिट उठाए। और जैसा आपने कहा बहुत ही रूहानी महीना आने वाला है रमज़ान, तो उसका भी फ़ायदा बहुत उठा। हमारे अमीर मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब भी आपको बड़े अप्रिसिएट करते हैं और जिक्र करते हैं कि हाँ माशाल्लाह इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जिससे लोगों को हौसला मिलता है कि हाँ हम रोज़ा रख सकते हैं। और ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन से पेशेंट्स रोज़ा नहीं रख सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में रोज़ा ब्रेक करना ज़रूरी होगा उनके लिए, उस पर ब्रीफली हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ना, रमज़ान शरीफ जैसे अप्रोच हो रहा है, तो मेनली ये होता है कि बहुत सारे लोग दो चीज़ों में बीच में होते हैं। एक होती है वरीज़, उनके लिए फ़िक्र होती है, दूसरी होती है होप। फ़िक्र ये है कि रोज़ा रख सकूँगा कि नहीं रख सकूँगा, होप ये है कि हाँ मैं रख सकूँगा, लेकिन कैसे रख सकूँगा, कैसे कर सकूँगा। इसमें बिफोर वी स्पीक अबाउट फास्टिंग, could you please explain in simple words what diabetes management aims to achieve in daily life? So I think very good question asked. पहले तो before going on to the question, one more thing I would like to say, SDI alhamdulillah, why it is so different, because ये एक ऐसा तहरीक है, obviously हमारा दीन का काम तो करता ही है, जैसे हमारे मज़हब में भी ना आखिरत का भी करना है और दुनिया का भी। तो जो हिसाब से हम लोगों ने सब ने मिल के जो एक डायबिटीज़ कैंप्स रखे थे, अवेयरनेस किए थे, ये मैं इसके लिए एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 1/2 यानी 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये स्क्रीनिंग करने से, अवेयरनेस करने से काफ़ी हद तक लोगों को उनके बारे में पता चला। ये भी नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो पॉली क्लिनिक्स करते हैं सैटरडे संडे, आई थिंक कई जगहों पे जी आजकल से पेशेंटों को उसका फ़ायदा दिला रहे। खाली ये नहीं, आपके जो कैरियर काउंसलिंग गाइडलाइंस है, जो आपके सेम्स होते हैं, उम्मीद, हाँ, इससे माशाल्लाह बहुत लोगों को उम्मीद है। मुझे पता ही आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपने मुझे जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके काफ़ी टाइम पहले ही बताया था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन
जीने वाली है। तो आई थिंक आप माशाल्लाह, आप लोग, अल्लाह बोलते हैं ना, बुरी नज़र से बचाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और हर फील्ड में एजुकेशन, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, मेडिकल, हर चीज़ में आप मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ये नहीं, मुझे ये भी पता, पॉलिटेक्निकल जो जैसे वेल्डिंग है, कारपेंटिंग है, ये सब में भी आप लोग काफ़ी कोर्सेज कराते हैं, और यू नो इन अ वे दीन के साथ साथ दुनिया में हम कैसा अपना डे टू डे प्रैक्टिस करें वो आप बता रहे। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा विद रिगार्ड टू डेली लाइफ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको अभी डायबिटीज़ होके 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफ़ी पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए फॉलो अप नहीं करते, यानी वो फिर से डॉक्टरों के पास आते नहीं आते, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, और हर घर में एक डॉक्टर तो होता है, हर पड़ोसी एक डॉक्टर होता है। शॉर्टकट्स हमारे यहाँ बहुत अपनाए जाते हैं कि इसका पानी पी लो। इस पे मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, द पेशेंट्स लिसन टू मोर टू देयर फ्रेंड्स दैन देयर डॉक्टर्स। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, स्पेशली सोशल मीडिया। यस, आजकल सोशल मीडिया आने से लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड स्पेशली योर चैट जीपीटी और गूगल। So, that tool should be used as a help, you know, but not to make decisions. Yes. यानी वो decision making आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। My father, you know, डॉक्टर नासिर फुलारा taught me a very good line. Never sell your treatment. पेशेंट को सेल मत करिए, let them buy. वो उनको अपनाने दीजिए। पेशेंट इज लाइक योर फैमिली, आई से ही इज योर फैमिली, नॉट लाइज। तो उसको हमें बहुत पॉजिटिवली, एट द सेम टाइम द रियलिटी भी बताना जरूरी है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि वो कन्विंस होके जाए। और जैसे आपने कहा रिगार्डिंग डे टू डे लाइफ ना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, तो मैं अक्सर पेशेंटों को बोलता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल हमने आज एक गाड़ी खरीदी, 5 साल बाद, 7 साल बाद वो गाड़ी में इंजन ऑयल में खराबी आएगी, कार्बोरेटर में खराबी आएगी, ब्रेक पैड में कुछ ना कुछ खराबी आएगी। गाड़ी तो आप बदली कर सकते हैं, बॉडी तो नहीं बदली कर सकते। तो वैसे ही जैसे ड्यूरेशन यानी उम्र डायबिटीज़ की बढ़ती जाती है, मेनली डायबिटीज़ में 3 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑल ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट, बट विद रिगार्ड टू डायबिटीज़, एक है लिवर, दूसरा है पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है, और तीसरा है किडनी। तो जब डायबिटीज़ कब होता है? जब आपका पैंक्रियास इंसुलिन कम बनाता है या लिवर ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है। तो जैसे ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ते जाता है ना, पैंक्रियास में बीटा सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उसकी मात्रा डे बाय डे वीक होते जाती है। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है डायबिटीज़ का, वैसे वैसे पैंक्रियास के वो आइलेट सेल्स वीक होते जाते हैं। प्लस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी मेटाबॉलिज्म यानी जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है, चर्बी पिघलाने की जो कैपेसिटी है, वो भी कम होती जाती है। तो अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो वही खाना खा रहा हूँ, तो वही दवा खा रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों शुगर बढ़ रही है? तो उसका एक कारण ये है कि डे बाई डे आपके सेल्स भी वीक होते जा रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो होते जा रही है। और उसके लिए जैसे आपने कहा ना, विद द डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खाओ, ये मत खाओ, वो नहीं खाओ। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। पहले हम पेशेंट्स को बोलते थे आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कितने पेशेंट्सों में हमने देखा है कि वो चावल खाते हैं तो उतना नहीं बढ़ता, बट उनकी बॉडी व्हीट, गेहूं से बहुत सेंसिटिव होती है, उससे बहुत शुगर बढ़ जाता है। और हर बॉडी जैसे हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। डिफरेंट, जैसे वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट है, ऐसे ही फिजिकली भी डिफरेंट है। मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ता है हर आदमी की अपनी, उसकी फिजिक है, उसका वेट है, उसकी हाइट है, फिर उसके जेनेटिक बैकग्राउंड है, और फैमिली है, और हिस्ट्री है, उस सब का असर इस पे पड़ता है। तो इसलिए किसी को ग्रांटेड मिलना चाहिए कि फला आदमी वो दवा ले रहा है तो मैं भी यही दवा ले लूंगा तो मुझे भी वही फायदा हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी सबकी ट्रीटमेंट अलग होती है। और हम लोग हमारे मेडिकल थेरेपी में बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी, यानी हर पेशेंट को देख के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उसमें डीप में नहीं जाते, वो हिसाब से हम हमारी ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये था कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल जो हमारा सुन्नत कहता है, आज हम उसमें जाते नहीं है डिटेल में, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। हम लोग टाइम पे सो नहीं रहे। लोगों को क्या लगता है मैं 8 घंटा सो रहा हूँ, लेकिन वो सुबह 3 से 11 का 8 हाँ, वो
और वो सुबह जहाँ उठना होता है वहाँ सोए हुए होते हैं। तो कितने लोग फजर पढ़ के सोते हैं। हाँ। और वो बहुत फकर से कहते हैं हम तो 5 बजे सोते हैं, 6 बजे सोते हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली उसमें स्लीप अगर आपका बराबर नहीं रहेगा, आपकी बॉडी रिकवर क्या हो सकती। कुरान पाक की एक आयत याद आई मुझे यहाँ पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। रात हमने आराम के लिए बनाई और दिन हमने काम के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह। नहीं तो बहुत बहुत तो बेसिकली वो एक होता है लाइफस्टाइल। सेकेंडली इंडिया में हम किसी को भी बोलते हैं ना एक्सरसाइज, तो उसको पनिशमेंट समझा जाता है, अरे एक्सरसाइज करने बोला है। जबकि यही वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाया जाए जी। तो कितने लोग होते हैं कि उनको उनकी अनफॉर्चुनेटली मे बी द लाइफस्टाइल ऐसी है या जॉब स्टाइल ऐसी है कि उनको टाइम नहीं मिलता। तो उसका भी हम लोग एक बॉम्बे में बोलते हैं ना जुगाड़ एक तोड़ हमने किया है कि जो पेशेंट सपोज उनका ऐसा काम है कि उनके फोन्स पे और मीटिंग्स होते हैं या टॉक होते हैं क्लाइंट के साथ, तो मैं काफ़ी हमारे पेशेंट्स से उनको बोलता हूँ कि आप वॉक एंड टॉक करो, यानी बात करते करते बैठो मत, चलते चलो। सेकेंडली अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, आपके बाहर ऑफिस के बाहर एक छोटा सा पैसेज है चलने का, तो आप खाने के 1 घंटे बाद, नॉट आफ्टर फूड, 1 आवर आफ्टर फूड आप चलिए 15 मिनट 20। अच्छा, चलने में मैं एक सवाल करूँगा कि चलने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? ये भी डिपेंड होता है पेशेंट टू पेशेंट। अभी खाने के बाद तो आप आपका नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करने की वो टाइम ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऑफिस में ब्रिस्क वॉक करेंगे बहुत पसीना आ जाएगा, स्वेटिंग तो बहुत। क्या वो नॉर्मल वॉक भी बेनिफिशियल है? ये इसके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि जो खाने के बाद का पोस्ट मील शुगर जो बढ़ता है वो सर्ज कम कर देगा खाने के बाद का शुगर जी। बट जैसे आपने कहा ना, एक्सरसाइज के लिए ब्रिस्क वॉक करना तेज चलना। बट ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट है, उसको आर्थराइटिस है या वो बहुत ओबीस है, यानी बहुत मोटा वो लोग इतने फास्ट, अच्छा, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, प्रेशर हो, हाँ, वो सबको अपना नॉर्मल स्ट्रोल करना, वॉक करना, वो बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले वो एटलीस्ट चलना तो शुरू करे, फिर वो धीरे धीरे हाँ, जितना बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, फिर उसको इसके लिए आजकल वो सब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आपके टूल्स होते हैं मोबाइल पे, वो पता चलता है उससे। इतने स्टेप्स, ये स्मार्ट वॉच ये भी बताती है। हाँ माशाल्लाह। तो वो आपके स्टेप्स, वैसे आप टारगेट रख सकते हैं 2,500, फिर 3,500, फिर 5,000 एक दिन का, 7,000, आप जा तक 10,000 भी कर सकते हो। आप एक टाइम पे नहीं कर सकते हो, डिवाइड कर दीजिए सुबह और रात। तो इस तरीके से जैसे आपने कहा ना, डाइट एंड लाइफस्टाइल गो हैंड इन हैंड। हमने काफ़ी बार देखा है जो पेशेंट्स अच्छा टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, अच्छा खाते हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं कम खाता हूँ, लेकिन वो खाते गलत चीज़ है, फ्राइड, लोडेड विथ कैलोरीज। तो इससे अच्छा तो आप आपका नॉर्मल रूटीन खाइए जी। तो अगर ये सब करते हैं ना, तो उनकी कंपेयर टू दोज जो कुछ नहीं करते, ग्रुप ए वाले डू मच बेटर इन लाइफ हेल्थ वाइज। और एक चीज होता है QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सुधर जाएगी, आपके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, अब ये तो जनरल हमने डिस्कशन किया कि मैनेजमेंट हमको करना चाहिए। अब आते हैं माह रमज़ान की तरफ। माह रमज़ान में ये है कि एक स्पेसिफिक अभी जिस तरह का टाइमिंग चल रहा है, तो तकरीबन 13 आवर्स का फास्टिंग होगा। सुबह में जब हम सहरी करते हैं, तो उस सहरी के खाने में किन चीज़ों को इंक्लूड करना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेहतर होगा, और वो पोर्शन कितना होना चाहिए? उसी के साथ साथ जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन पर हैं, कुछ लोग ओरल मेडिकेशन पर हैं, तो उसको किस तरह एडजस्ट करना है? खैर, ये तो एक जनरल एडवाइस हम देंगे, वो अपने डॉक्टर के पास तो जाएंगे, लेकिन जनरल एक एडवाइस आप दे दीजिए कि किस तरह से बचना है। तो वो आपने जैसा मेंशन किया, मैं भी वही बोलने वाला था कि पेशेंट्स अपने डॉक्टर के पास जाके फॉलो अप करिए, क्योंकि वो हिस्ट्री तो डॉक्टर को ही पता है। लेकिन जैसा आपने कहा ना, कभी चैलेंजिंग भी हो जाता है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत है। जैसे मैं पढ़ रहा था, लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस हो जाते हैं माशाल्लाह, वो आने से रूहानियत जो आप कहते हैं, और आपका जो मेडिकली दीन दुनिया कितना सुधर जाता है, आपका हेल्थ में कितना सुधार आता है। पहले तो हमने काफ़ी स्टडीज़ ये देखे कि रमज़ान में आने के बाद एक आदमी को एम्पैथी हो जाती है टूवर्ड्स दोज पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, सिंपैथी डेवलप कर जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये सब होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है, शुक्राना। तो जब ये सब आ जाता है ना, आदमी का स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है।
तो क्या स्ट्रेस भी एक फैक्टर है शुगर स्पाइक होने में, बढ़ने में? स्ट्रेस इनडायरेक्टली 100% शुगर बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस में काफी टाइम पेशेंट लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील, जिसको आम लैंग्वेज में हम टेंशन कहें। टेंशन, हाँ जी। तो जब वो टेंशन में रहता है ना, तो एक हैप्पी हार्मोन है जिसका नाम है एंडोर्फिन जी। वो जब रिलीज होती है तो पेशेंट को हमको अच्छा फील होता है। तो अक्सर काफी लोग हेली या स्वीट चीजें खाते हैं या ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें शुगर बढ़ता है। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ मीठे खाने से शुगर बढ़ता है, वैसा नहीं है। जितने भी चीजों में कार्बोहाइड्रेट है, वो गेहूं आप बोलिए, राइस बोलिए, उसका मतलब वो नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये बोलने का मतलब था कि स्ट्रेस में जब पेशेंट ओवर ईट करता है, क्योंकि उससे उसको अच्छा फील होता है, तो उससे शुगर बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेस ये तरीके से आपका शुगर बढ़ा देता है। हाँ, मगर इसमें एक फैक्टर जो मेरे जहन में इस वक्त आया कि सुबह से लेके 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा जितना भी फास्टिंग होगा, अलग अलग रीजन्स पर डिपेंड करेगा, वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में जो शुगर का बढ़ना या शुगर का डाउन होना, तो ये रोज़े के अंदर तो डाउन होती होगी, तो उसको शहरी में क्या ज़्यादा खाना चाहिए? तो उसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि अक्सर काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम लोग शहरी में बहुत कम खाते हैं। हाँ। जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण के उस पर, क्या हम सिर्फ दूध पीते हैं या केला और खजूर खाते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कर सकते जो डायबिटीज़ के पेशेंट है। तो उसमें मैंने फिर उनको पूछा, तो पता चला, क्योंकि बॉम्बे में और हर जगह पे लोग खाने का भी बहुत, हर फैमिली में अलग तरीके के रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम सिर्फ सहरी और इफ्तारी करते हैं, उसके बाद नहीं खाते। बहुत लोग इफ्तारी के बाद तराबी पढ़ते, तराबी के बाद भी खाते, फिर खाते हैं। फिर जब मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट साइंटिफिकली मैंने ऐसा सोचा कि उसके 3 घंटे बाद जब आपको, या 3 या 4 घंटे बाद सहरी का टाइम होगा, तो आपको फिर भूख कहाँ से लगेगी? ये लगेगा। तो वो शायद आपको मील आपको थोड़ा कम करवाना पड़ेगा, या रात को ऐसा कुछ खाना पड़ेगा कि आपको सहरी में भूख लगे जी। कि जैसे आपने कहा ना, सहरी के बाद 13 घंटा, इंडिया में 13 घंटा है, यूके में 18 घंटा भी होगा, 19 घंटे, डिपेंड ऑन द, अभी तो कम है, अभी तो विंटर टाइम है, बट डिपेंडिंग ऑन दी क्लाइमेट चेंजेस। तो इन शॉर्ट सुन्नत भी जो है और मेडिकल साइंस भी बोलता है कि सहरी जितना लेट हो सके उतना करिए, ताकि एटलीस्ट आपका विंडो। ये दो चीजें हैं, सहरी में ताखीर करना, लेट करना, ये सुन्नत है, और इफ्तार में जैसे ही गुरूर हो जाए वैसे ही फौरन जल्दी इफ्तार करना, ये सुन्नत है। सुहान अल्लाह, ये मेडिकल साइंस भी कह रहा यही कह है रहा कि है। जितना लेट हो सके उतना आप खाइए, ताकि आपका फास्टिंग पीरियड कम हो जाए। सेकेंडली, ऐसी चीजें खाइए जिसमें प्रोटीन हो। अक्सर पेशेंट आते हैं और कहते हैं हम दूध रोटी लेते, चाय रोटी लेते, तो उसमें कोई कैलोरीज तो है ही नहीं। आपको ताकत तो चाहिए ना, तो आप अंडा खाइए, भुर्जी खाइए। वेज खाने वाले हो तो आप मूंग की सब्जी खाइए। इन शॉर्ट जिसमें प्रोटीन हो, जब कोई दाल भी हो, दाल हो, मूंग की दाल हो, या जो भी उनको खाना, इन शॉर्ट प्रोटीन। उसके चिकन में भी प्रोटीन है, चिकन है, बट शहरी में चिकन अगर खाते हैं तो खा सकते, जो खा सकते हाँ, हैं। जब खा सकते। चिकन है, फिश है, ये सब में प्रोटीन्स है, दाल है, राजमा है, पल्सेस, मूंग जो बोलते हैं, ये सब प्रोटीन के एक सोर्स है। और उसके साथ साथ खजूर भी खाना चाहिए, 1 से 2। डायबिटिक पेशेंट भी 1 या 2। हदीस शरीफ में है, सहरी किया करो, क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है, और सहरी करो अगरचे एक खजूरी क्यों ना हो कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खजूर ही हो, लेकिन हो। सुभान अल्लाह। यानी कुछ लोग इसमें बोस्ट करते हैं कि मैं बगैर सहरी का रोजा रख रहा हूँ, तो वो मेडिकली भी ठीक नहीं है, खासतौर से डायबिटीज के पेशेंट्स। चलिए, अभी ओवर ईट तो नहीं किया, लेकिन पेट भर के खा लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब वो डाइजेस्ट हो गया, तो शुगर गई ऊपर, उसके बाद फिर शुगर नीचे आनी शुरू हो गई। तो क्या दिन में कभी हमको ब्लड टेस्ट करना चाहिए ग्लूकोमीटर के पर, या ऐसी कौन सी साइंस हैं कि हमें प्रिकॉशनरी टेस्ट करके देखना चाहिए कहीं मेरे शुगर लो तो नहीं हो गया? हाँ, तो जैसा आपने कहा शहरी से स्टार्ट करते हैं। जब शहरी में भी मैं एक चीज सॉरी बोलना भूल गया, ज्यादा तीखा, तला हुआ और गरम मत खाइए जिससे आपका मुंह सूख जाए, प्यास बहुत लगे। आप ऐसी चीजें खाइए, स्पेशली दही है, या जो पेट को ठंडक पहुंचा। हाँ, दूध हो सकता है तो आधा ग्लास दूध पी लीजिए। अभी जैसे आपने कहा, जैसे शहरी का वक्त खत्म हुआ और आपने रोजा अपना स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली जब हम बहुत ज्यादा, जो आप हमारे मेडिकल साइंस में बोलते हैं ट्रफ एंड पीक, जी। पीक यानी हाई
रफ यानी लो। तो जब बहुत हाई एंड लो शुगर होता है, जब हम ऐसा खाना खाएंगे तो बहुत हाई और लो होगा। उसको अगर हमको प्लेटो करना है या फ्लैट करना है तो हमको जो हमने अभी डिस्कस किया वैसा खाना खाएंगे तो आपका शुगर कंपैरेटिवली स्टेबल रह सकता है। क्योंकि जब बहुत हाई और लो होता है तो वो एंड ऑर्गन डैमेज करा सकता है अगर कंसिस्टेंटली होवे तो, वरना नहीं होगा। जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कब चेक करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप तो माशाल्लाह इसमें माहिर है, कि शुगर चेक करने से रोजा नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग नहीं टूटता है। हाँ हाँ, ये भी है, मिथ है लोगों के myth अंदर, है। हाँ, कि अगर ब्लड निकलेगा तो रोजा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता है। खाली आई थिंक विटामिन के इंजेक्शन है जिसमें कुव्वत हो, वो वाले वो भी मकरू है, हाँ उससे रोजा टूटेगा नहीं लेकिन। ओके जी, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स है जिससे लो शुगर हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उसमें एक सिम्टम है पसीना बहुत आना, स्वेटिंग। जी, दूसरा है ट्रेमर्स, यानी ये हाथों का शेक हो रहे, हिलना। तीसरा है पैल्पिटेशन, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना। जी, चौथा है आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, जिसको बोलते हैं सिंकोप या गिडीनेस। जी, तो ये सब जब सिम्टम्स हो ना, तो वो लो शुगर के सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं इफ यू डोंट माइंड खाली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा ना, तो वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है IDF, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जी, और एक है डार, डायबिटीज एंड रमजान। तो ये दोनों मिलके गल्फ में और वर्ल्ड वाइड 4 से 6 हफ्ते पहले, रमजान स्टार्ट होने के पहले, इसमें आलिम लोग भी बैठते हैं और डॉक्टर लोग भी बैठते हैं, और ये गाइडलाइंस बनाते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए पेशेंट्स को। मैं आपको मेडिकली बोल सकता हूँ किस पेशेंट के लिए वर्ड रहेगा चैलेंजिंग रोजा रखने के लिए। टाइप 1 डायबिटीज के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वो 4 टाइम इंसुलिन रहेगा। देन जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज। जी, अगर कोई बहुत ही वीक है, खाना नहीं खा पा रहा है, उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। या किसी को बुखार आ गया थोड़े दिनों के लिए, तो वो दिनों में वो नहीं रखे, तो बिकॉज उसका एपिटाइट भूख कम हो जाता है। ये मैं मेडिकली बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर बता सकते हैं। या अगर कोई डायलिसिस पे है जी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये 5 से 6 कंडीशन है जिसमें पेशेंट या किसी को रिपीटेडली लो शुगर हो रहा है, तो वो अगर अपने डॉक्टर से मिले, जैसे आपने कहा ना जी, हम लोग हमेशा प्रॉब्लम, ये भी हमारे फादर ने बहुत हमको समझाया, कभी भी प्रॉब्लम्स लोग लाते हैं ना, उसका सोल्यूशन लाना चाहिए। जैसे आप, कैसे आपने उसका सोल्यूशन बोला, तो अगर सोल्यूशन लाया जाए तो इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इफ्तारी में नेचुरली आदमी ज्यादा खाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो इफ्तारी में क्योंकि 13 घंटे के बाद जब खुलता है, कभी मैं यह बोलूंगा चैलेंजिंग बहुत हो जाता है, और वो टाइम पे जो दिखता है हमें मन होता है। लेकिन जो चीज़ें हैं जिसमें शुगर बहुत हाई रहता है, क्योंकि आपने कहा ना कि एकदम लो शुगर से बहुत हाई हो जाता है, उसको ग्लाइसीमिक एक्सकर्शन बोलते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि जितना हो सके शरबत से अच्छा इसका एक ऑल्टरनेटिव है, या तो आप नींबू पानी पी लो, उससे आप हाइड्रेटेड हो जाएंगे। या दूसरा है लेमू पानी विदाउट शुगर शुगर, हाँ विदाउट शुगर अच्छा नहीं लगेगा, या थोड़ा चल आपके लिए आधा चम्मच शुगर चलवा लेंगे। या छाछ, बटर मिल्क, हाँ, वो भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। हाँ, सो और पानी तो हम पीते ही है, खजूर के साथ खोल सकते हाँ, हैं। पानी भी इम्पोर्टेंट है ना, तो शहरी में भी पानी भरपूर पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और सेकेंडली काफी लोग हैं जिसमें हम कहते हैं कि डिपेंडिंग अगेन उसकी ट्रीटमेंट पर, मैं यहाँ डायबिटिक की बात कर रहा हूँ, अगर वो इंसुलिन पे भी है तो और दवा पे भी है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इफ्तारी में थोड़ा खाइए, थोड़ा आपके तलन है, जितना हो सके, देखो मैं समझता हूँ रमजान है, जितना हो सके फ्राइड भी खाइए, पर डीप फ्राई मत खाओ, स्टर फ्राई खाओ। स्टर फ्राई नहीं तो कभी कबाब, ग्रिल्ड ज्यादा अच्छा है, बट वो नहीं तो स्टर फ्राई नहीं तो लास्ट में बहुत मन हुआ तो एक आधा डिश, क्योंकि हम समझते हैं ना, हम भी इंसान हैं, एक आधा डीप फ्राई, मिक्सचर ऑफ ऑल कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत डोजेज है, इंसुलिन भी है, तो आप आपका कट कर लीजिए, थोड़ा टाइम इफ्तारी में ये सब खा लीजिए, और तरावी पढ़ने के बाद तो आपको 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा खाना खाइए, इतना खाइए कि आपको फिर सहरी में भी भूख लगे। तो इससे क्या डिवाइड हो जाता है, नहीं तो वो एक टाइम पर ग्लाइसीमिक लोड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, शुगर बहुत बढ़ जाएगा, और दवाइयाँ भी एक साथ बहुत हो जाएगी। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे ना, तो सब बहुत स्मूथली सेल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, अब एक नई चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ, और एक नई चीज़ मार्केट में भी है और मेडिकली आजकल इंट्रोड्यूस भी हो चुकी है, ये GLP-1 इंजेक्शंस, जो हफ्ते में एक मरतबा या 10 दिन में एक मरतबा लेते हैं, तो रोज़ इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, इंसुलिन के इंजेक्शन जो है। तो ये GLP-1 क्या है, कैसे वर्क करता है, और किसके लिए एडवाइजेबल होता है ये?
तो GLP-1 बेसिकली को बोलते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट कराता है। तो GLP-1 का मेन साइड इफेक्ट है वो भूख कम करा देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी खाने के बाद जब हमारा स्टमक पेरिस्टाल्सिस यानी जो मूवमेंट कराता है ना, और HCl एक एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हमारे डाइजेशन में, तो ये बेसिकली स्टमक को स्लो करा देता है। तो आज उसका जो साइड इफेक्ट, आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि जब आपको भूख कम लगेगी, हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन, छोटे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, उसमें एपिटाइट, भूख लगने का सेंटर, हंगर सेंटर, तो ये इसको कम करा देता है। ये आपकी क्रेविंग्स कम करा देता है। बहुत लोग रहते हैं ना जो बोलते रहे मैं तो ये चीज का बहुत शौकीन हूँ, मैं एक साथ ये 8 खा सकता हूँ, 10 खा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पानी पूरी, तो ये उसको एकदम कम करा देता है, आपके क्रेविंग्स। सेकेंडली, ये आपके जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, जो भूख लगने का सेंटर है, उसको स्लो करा देता है, बहुत स्लो। तो जब आप खाने बैठेंगे आपको खाने का मन नहीं होगा। हाँ, तो आपको कोई दावत पे बुला हुआ है तो ये इंजेक्शन लेके मत। तो ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है ये उसके इक्विवेलेंट पे है या फिर पीडियाट्रिक सर्जरी में तो सर्जिकल कटिंग होती है, तो और आप जैसे आपने कहा बहुत बेरियाट्रिक सर्जन GLP-1 भी यूज करते हैं पोस्ट सर्जरी। अगर अच्छा। पोस्ट सर्जरी 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से वेट रीगेन हुआ, ठीक है, वो एक सपोज उन्होंने 50% पेट काट दिया है या 60%, डिपेंडिंग, उनका एक पेशेंट का क्राइटेरिया रहता है, पेशेंट के हिसाब से वो लोग डिस्कस करते हैं कितना वेट लॉस उनको अचीव करना है। तो उसके बाद अगर वापस से वेट बढ़ता है, बढ़ सकता है, तो फिर ये लोग ये इंजेक्शन यूज करते हैं। और आजकल मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, बट आजकल ये इंजेक्शन या दवा में भी आता है। आने के बाद बेरियाट्रिक सर्जरी लोग कम ऑप्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली आया था ओबेसिटी के लिए, लेकिन इसका मोटापा, लेकिन आजकल इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। सबको वेट कम करना है तो आज जैसे मैंने कहा ना, सब शॉर्टकट मेथड पे, किसी को मेहनत नहीं करना है। लेकिन ये उन पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी उनका जैसे गाड़ी बोलते हैं ना, स्लो हो गई है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, जो ट्राई कर रहे हैं खाने कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या जो बहुत ओबीस है, उनको शुगर बहुत हो गया है, तो वेट कम करने से शुगर कम हो सकता है, या जिनको वेट से के साथ साथ आर्थराइटिस है, जिसको नीज का आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो चल नहीं पा रहे मोटापा के कारण, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, या जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और एक कंडीशन रहता है स्लीप एपनिया, जिसमें पेशेंट्स खर्राटे लेते हैं डे टाइम, दिन में उनको नींद बहुत आती है। तो ये सब का मेन कारण है मोटापा। वो हमेशा बोलते हैं ना, ट्रीट द कॉज नॉट द सिम्टम। तो कारण वेट है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली आपको पेशेंट के इंडिकेशंस देखना है। हर एक पेशेंट इसके लिए इंडिकेटेड नहीं है। इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स है, जैसे इसमें कभी कभी नौशिया, क्योंकि उसका इफेक्ट ही हुआ है ना, आपका भूख कम करा देगा। तो हाँ, इनिशियली आपको खाना देख के खाने का मन नहीं होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, थोड़ा कभी कभी मेडिकल टर्म्स में थोड़ा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज भी होते हैं, बट वो चांसेस बहुत कम है। सो आपको देखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपको लगता है पेशेंट अगर यंग है, मैं फिर से बोलता हूँ यंग है, एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है और वो खुद से कर सकता है, तो आप प्लीज शॉर्टकट पे मत जाइए, फिर आप खुद से करिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको ये सब बीमारियां हैं, आप कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसको एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन तो एक्चुअली ये डायबिटीज के लिए नहीं, ओबेसिटी के लिए है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये दोनों के लिए, इनिशियली आया था वो डायबिटीज के लिए। हाँ। अभी डायबिटीज और नॉन डायबिटिक दोनों को दिया जा सकता है विद ओबेसिटी। जो रेगुलर हम इंसुलिन लेते हैं, कोई पेशेंट जो है दिन में एक मरतबा इंसुलिन लेता है, कोई तीनों ही टाइम ले लेता है, और ये जो इंजेक्शन है GLP-1 का, ये वंस इन अ वीक होता है, हफ्ते में एक बार। हाँ। तो इस दोनों में कंपैरेटिवली क्या फ़र्क है, कैसे वो वर्क करता है? हाँ, तो GLP-1 में अभी तक 3 आए हैं। पहले तो टैबलेट में अवेलेबल था, एक है सेमाग्लूटाइड, दूसरा है टर्जिपिटाइड, और अभी यूके में तीसरा है रूटाट्रुटाइड। तो ये क्या करता है, इंसुलिन आपको डायरेक्ट इंसुलिन दे देता है बना के, और ये क्या करता है, आपके पैंक्रियास का एक नॉर्मल भाषा में बोलो तो ये पैंक्रियास का विटामिन है। ये आपको पैंक्रियास को स्टिमुलेट, जैसे हम घोड़े को चाबुक मारते तो घोड़ा कैसे भागता है, वैसे ये पैंक्रियास को चाकू मार मार के उसमें से इंसुलिन बनवाता है।
पर ये क्या करता है ना, आपका भूख कम करवा देता है। तो जब आप जैसे रमज़ान में भी अगर आप खाएंगे नहीं, आपका माउथ, वो बोलते हैं ना, जो लिप्स सील्ड होगा, तो आपका शुगर पड़ेगा ही नहीं। आज जो पूरी दुनिया साइंस पैशन में जाके जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है, जी। या आपका रमज़ान अगर हम अच्छे से जिस सुन्नतों से करें, तो कितने लोगों का वेट लॉस हो सकता है जी। कितने लोगों के वाइसेस है, स्मोकिंग, टोबैको, मैंने तो कितना सुना है लोग गिव अप कर देते हैं, जी। बंद कर देते हैं। हाँ। कितने लोगों को गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट कम हो जाता है, इससे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इससे इनडायरेक्टली शुगर के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं माशाल्लाह। पैरालिसिस के चांस कम हो जाएंगे अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। हार्ट डिजीज के बेनिफिट, अच्छा यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कैंसर के जो सेल्स है जो ग्रो होने के लिए उनको शुगर लगता है। तो जो पेशेंट्स फास्टिंग करते हैं, ये भी आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के डॉक्टर के साथ प्लीज डिस्कस करिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था साइंस जर्नल में, कैंसर का ग्रोथ कम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। रिकरेंस जो बार बार होने का चांसेस है वो भी कम हो जाता है अगर हम फास्टिंग करते हैं। तो माशाल्लाह कितने बेनिफिट्स हैं। तो अच्छा, किस पेशेंट को ये एडवाइजेबल है? मतलब जैसे कुछ लोग जो है वो दुबले पतले होते हैं, वो भी ये इंजेक्शन ले सकते हैं? नहीं, ये दुबले पतलों के लिए नहीं है, ये जिसका एक टारगेट रहता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जी। जिसमें हम हाइट और वेट एक कैलकुलेटर रहता है, अगर उसका 30 के अबाव रहता है, और जैसे मैंने कहा अगर किसी को आर्थराइटिस है, कोई चल नहीं पा रहा है, जिसको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज, बहुत सारी बीमारियां है, या कोई स्ट्रगल कर रहा है बार बार के वो सब कर लिया बट उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा, स्पेशली PCOD में भी हम ये देते हैं, इंडिकेटेड नहीं है बट फॉर वेट लॉस। ये कंडीशन रहती है फीमेल्स में PCOD, जी, इसमें औरतें बच्चा कंसीव नहीं, प्रेग्नेंट नहीं कर पाती, तो उसका भी मेन कारण वेट ही है। जी, एक्चुअली वेट बढ़ने का आज कारण है ABCD इंडिया में। आया बटलर, कुक, ड्राइवर, सब डेस्क जॉब पे बैठे हैं, किसी को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। जी। जी। मुझे लगता है अगर बस चले तो लोगों को एक रूम से दूसरे रूम भी बाइक पे चले जाएंगे, चलना है, और सब रिमोट कंट्रोल पे हो गया ना? सब रिमोट कंट्रोल का हो गया, कोई को चलना नहीं है। हाँ। किसी को पुराना स्टाइल नहीं अपनाना है, सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। जी। तो जी। अब वापस मैं आपके ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बोलता हूँ, अगर आप चल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो, तो प्लीज डालो, नहीं हुआ तो इनका फायदा उठाओ। और जैसे आपने कहा इसमें दो कंडीशन है, एक है डायबिटिक्स और एक है ओबीस, जी। तो वो हिसाब से हम लोग फिर डिवाइड करते कि किसको कितना टाइम ये इंजेक्शन दिया जाए। जी। जी। लेकिन बिफोर आई फिनिश एक चीज खाली बोलना था, इसमें जिन पेशेंट्स को पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क होता है, या खुदा ना खास्ता रेटिना जो पर्दा रहता है उसका अगर तकलीफ हो, ये तो उन पेशेंट्स को फिर ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। या किसको अल्लाह ना करे किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो, तो वो पेशेंट्स को ये दवा या इंजेक्शन, जिसको सीवियर एसिडिटी हो तो वो पहले ट्रीट करा देवे अपनी एसिडिटी, या न्यूरोसाइकेट्रिक दिमाग के कंडीशंस हो, डिप्रेशन हो और ये सब एंजाइटी हो, वो सब पहले ट्रीट करा के फिर ही ये इंजेक्शन ले तो बेहतर है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने से अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा फरमाता है। जैसे कुरान पाक की आयत है, इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज्यादा देंगे। और शुक्र करने का एक तरीका ये भी है कि जो नेमत उसने दी है ना हेल्थ की, उसकी कद्र करके उसको प्रिजर्व करें, उसको वेस्ट नहीं करें, उसको उसका खराबा नहीं करें अपनी ख़राब आदतों की वजह से। ये भी शुक्र करने का एक तरीका है जो आज हमने सीखा। आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने नाजरीन से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो कुछ यहाँ डिस्कशन हुआ है, जैसे दो हस्तियाँ यहाँ पर हमारे सामने इम्पोर्टेंट हैं, शरई मसले में उलमा से और हेल्थ के मसले में अपने डॉक्टर से, दोनों से रुजू करके ही आप फैसला करें, अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करें, ताकि हमें शरई तौर पर भी और हमारे सेहतमंद उसूलों के तौर पर भी सही तरीके से आगे बढ़ने की रहनुमाई मिले। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू के लिए हम कभी फिर डॉक्टर साहिल फलारा साहब के साथ हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और माह रमज़ान की आप सबको पुरखुलूस मुबारकबाद, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।